नमस्कार एवरीवन। जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे लवणीय प्रभावित मृदा के बारे में कि लवणीय मिट्टी क्या है, ये किस प्रकार से बनती है, भूमि और पौधों को इनका किस प्रकार से नुकसान है, इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था अम्लीय प्रभावित मृदा के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको देख सकते हो। शुरू करते हैं कि लवणीय प्रभावित मृदाएं क्या हैं, कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है और इसके क्या नुकसान हैं, किस प्रकार से इसको सुधारा जा सकता है। लवणीय मृदाएं अधिकतर शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्या है? वो स्थान है जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है और तापमान अधिक रहता है। इसकी सीधी परिभाषा हम यूँ बोल सकते हैं कि जिन मृदाओं में घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक होती है वहाँ पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी मृदाएं लवण प्रभावित मृदाएं कहलाती है। यानी जिन मृदाओं में घुलनशील लवण अधिक होते हैं वहाँ पर पौधे वृद्धि नहीं कर पाते हैं और ऐसी मृदाएं लवण प्रभावित मृदाएं कहलाती है। भारत की कुल कृषि क्षेत्र भूमि है 159.7 मिलियन हेक्टेयर, जिनमें से 6.73 मिलियन हेक्टेयर लवण प्रभावित मृदाएं हैं। और पिछले वाले हमने पढ़ा था कि अम्लीय मृदाएं कितने क्षेत्र में पाई जाती है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अम्लीय मृदाएं 90 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन लवण प्रभावित मृदाएं हैं 6.73 मिलियन हेक्टेयर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखा जाए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 3.74 लाख हेक्टेयर मृदा लवणीय या क्षारीयता से प्रभावित है। भारत में है 6.73 मिलियन हेक्टेयर और राजस्थान की बात आए तो 3.74 लाख हेक्टेयर। आगे पढ़ते हैं कि लवणीय मृदाओं को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इन मृदाओं को हरियाणा व पंजाब में कल्लर, थर, राकर, बरा और बरी नाम से जाना जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश में इसको उस्सर या रेहू नाम से जाना जाता है। गुजरात व राजस्थान क्षेत्र में लवणीय मृदाओं को खार या लूणी खार नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आंध्र प्रदेश में इन्हीं लवणीय प्रभावित मृदा को उपू या चोडू कहा जाता है और कर्नाटक जैसे क्षेत्र में इसको चौपान कहा जाता है। ये पूरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग नाम से जाना जाता है इनको। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र में लवणीय प्रभावित मृदा पाई जाती है और राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र में ये पाई जाती है। बात करते हैं भारत की, तो ये भारत में उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में अधिक पाई जाती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पाली, जोधपुर, भरतपुर, बाड़मेर, नागौर, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूंदी, झालावाड़, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू और श्री गंगानगर जिलों में लवण प्रभावित मृदा पाई जाती है। इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती है। नुकसान क्या है इनके? अधिक तापमान और शुष्क क्षेत्रों में लवणता एवं क्षारीयता से मृदा की भौतिक संरचना खराब हो जाती है, जिससे मृदाओं में फसल उत्पादन संभव नहीं हो पाता है। और भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या का ध्यान में रखते हुए प्रति हेक्टेयर भूमि से अधिक उत्पादन लेना आवश्यक हो गया है। अतः ऐसी मृदाओं को सुधारना भी आवश्यक हो गया है। भारत में जनसंख्या वृद्धि अधिक है, फसल उत्पादन अधिक चाहिए, तो इसके लिए हमें यह देखना है कि कौन सी मृदाएं ऐसी है जो लवणीय प्रभावित मृदाएं हैं, उनकी पहचान करना है और उनका सुधार करना है ताकि कम क्षेत्र में हम अधिक फसल उत्पादन ले सकें। हम इन मृदाओं को सुधारने से पहले यह हमें पता होना चाहिए कि इन मृदाओं का निर्माण किस प्रकार से हुआ है।
इन मृदाओं का निर्माण की जानकारी करके हम इन मृदाओं को सुधार सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि इन मृदाओं का यानी लवणीय मृदाओं का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। हम एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं और आप हर पॉइंट के 3 या 4 लाइन बना सकते हो। आप इसको नोट कर लेना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु के कारण लवणीय मृदा किस प्रकार से बनी है। शुष्क क्षेत्र वो है जहाँ पर वर्षा कम होती है और तापमान अधिक होता है। ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, जब बरसात आती है तो जो लवण होते हैं नीचे वाले संस्तरों में या नीचे वाले ज़मीन में चले जाते हैं, और जब बरसात का मौसम समाप्त होता है तो ये वाष्पीकरण के द्वारा जो लवण होते हैं पुनः सतह पर आ जाते हैं। और इस प्रकार से लगातार क्रिया होने से या लंबे वर्षों तक होने से मृदा शुष्क हो जाती है, इससे मृदा लवणीय बन जाती है। यह महत्वपूर्ण कारण है इसका। अगला है लवणीय जल से सिंचाई करना। हम जिस जल से सिंचाई कर रहे हैं अगर वो जल ही लवणीय है तो उससे बार बार सिंचाई करने से भूमि भी लवणीय होने लगती है, क्योंकि ये जो लवण होते हैं मृदा की ऊपरी सतह पर जमा होने लगते हैं। अगला है जल के रिसाव से। नहरें वाले क्षेत्र में जहाँ नहरें होती है, ऊपर वाली जो नहरें होती है उनका जो जल है जो रिस के नीचे वाले जगह पे एकत्रित होता रहता है और वो अपने साथ ही क्षार भी लाती है। एक जगह पर लगातार बहुत वर्षों से क्षार एकत्रित होने के कारण वो भूमि क्षारीय बन जाती है। अगला है मृदा परिच्छेदिका में कड़ी परत होना। मृदा परिच्छेदिका या इसको मृदा प्रोफाइल भी कहते हैं, यानी इसकी निचली सतह में पत्थर या किसी अन्य वस्तु के कारण कठोर हो जाती है परत, जिसके कारण पानी नीचे वाली संस्तरों में जा नहीं पाता है, और जब वाष्पीकरण होता है तो लवण वहाँ पे एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और जल निकास नीचे की तरफ नहीं हो पाता है। अगला है मूल पदार्थों की प्रकृति। मूल पदार्थों की प्रकृति में हमने पहले भी पढ़ा है कि कुछ चट्टान क्षारीय प्रकृति की होती है। जब चट्टानें क्षारीय प्रकृति की होती है और वो चट्टानें टूटती है तो उससे जो मृदा का निर्माण होता है वो मृदा भी क्षारीय होती है। ऐसा हमने एक अम्लीय वाले टॉपिक में पढ़ा था कि अम्लीय मृदाओं का निर्माण अम्लीय चट्टानों से होता है, वैसे ही लवणीय मृदा का निर्माण लवणीय चट्टानों से होता है। आगे है क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करना। कुछ उर्वरक ऐसे होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने से मृदा अम्लीय होती है, उसी प्रकार क्षारीय अगर हम उर्वरक का उपयोग करेंगे तो मृदा क्षारीय हो जाएगी। जैसे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये क्षारीय उर्वरक हैं, इनका लगातार प्रयोग करेंगे तो मृदा भी क्षारीय हो जाएगी। जल निकास न होना। जल निकास की उचित व्यवस्था न होने के कारण जल निचले स्थानों पर एकत्रित हो जाते हैं और सूखने पर अपने साथ लाए हुए लवणों को वहीं छोड़ देते हैं। ऐसा प्रक्रम बार बार होता रहता है तो लवण एक जगह एकत्रित होने लगते हैं, क्योंकि जल निकास के लिए कोई जगह नहीं रहती है, तो जल एक जगह एकत्रित होते रहते हैं और वो अपने साथ में लवणों को भी लाता है, तो लवण एक जगह पर एकत्रित होते रहते हैं और आने वाले समय में वो भूमि या उस क्षेत्र में लवण अधिक हो जाते हैं। ये कुछ कारण थे जिनके कारण क्या होती हैं, मृदा लवणीय बनती है। आगे पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, लवणीय और क्षारीय मृदा में कुछ अंतर बता देता हूँ कि लवणीय और क्षारीय मृदा में क्या अंतर है। इससे पहले हमने पढ़ा था अम्लीय मृदा कि अगर मिट्टी का पीएच 7 से कम है तो वह अम्लीय मृदा है, 7 है तो वो उदासीन है, और यदि किसी मिट्टी का पीएच 8.5 से लेकर 7 के मध्य में होता है तो वो मिट्टी लवणीय कहलाती है, और किसी मिट्टी का पीएच 8.5 से लेकर 14 तक है तो वो मिट्टी क्षारीय कहलाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा लवणीय और क्षारीय मिट्टी में अंतर। लवणीय क्षारीय मिट्टी के आगे और भी अंतर हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें पढ़ते हैं हम। लवणीय प्रभावित मृदाओं का हम वर्गीकरण देखते हैं। लवणीय प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है इसको। पहला है लवणीय मृदाएं, दूसरा है क्षारीय मृदाएं, और तीसरा है लवणीय क्षारीय मृदाएं। यानी लवणीय क्षारीय दोनों को साथ में ले लिया है। पहला है लवणीय मृदाएं,
दूसरा है क्षारीय मृदाएं, तीसरा है लवणीय क्षारीय मृदाएं। एक एक करके पढ़ेंगे हम सभी को। पहले हम पढ़ेंगे लवणीय मृदाओं को। अमेरिकी वैज्ञानिक हिलगर्न ने लवणीय मृदाओं को एक नाम दिया है, वो नाम है सफ़ेद ऊसर मृदा। हिलगर्न ने लवणीय मृदाओं को सफ़ेद ऊसर मृदा कहा है, तथा वहीं रूसी वैज्ञानिक गोदरोइज ने इन मृदाओं को सोलन चाक नाम से संबोधित किया है। इसको दोबारा समझ लेना, ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि हिलगर्न नामक वैज्ञानिक ने लवणीय मृदाओं को सफ़ेद ऊसर मृदा कहा, वहीं पे गेदरोइज नामक वैज्ञानिक ने लवणीय मृदाओं को सोलन चौक कहा। वे मृदाएं जिनकी विद्युत चालकता या ईसी 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होती है। यहाँ पे ईसी का मतलब इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है, या हिंदी में इसको विद्युत चालकता कहते हैं। इसकी इकाई डेसीसाइमन प्रति मीटर होती है। अगर वो 4 से अधिक है तो वो मृदाएं लवणीय मृदाएं कहलाती है। इसके आगे हैं विनिमय सोडियम प्रतिशतता यानी ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट, इसका शॉर्ट नाम है। अगर ये 15% से कम है तो ये लवणीय मृदाएं कहलाती है, और अगर इसका pH 8.5 से कम है तो ये लवणीय मृदाएं कहलाती है। हम इसको एक साथ बोलेंगे कि वे मृदाएं जिसकी EC 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होती है, तथा ESP 15% से कम होती है, तथा pH 8.5 से कम होता है, तो ये लवणीय मृदाएं कहलाती है। और इन लवणीय मृदाओं में सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलनशील क्लोराइड व सल्फेट के लवण अधिक होते हैं। ये है लवणीय मृदाएं। इसके बाद हम बात करेंगे क्षारीय मृदाएं की। जैसे हमने पढ़ा था ऊपर कि लवणीय मृदाओं को तो हिलगर्न ने सफ़ेद ऊसर मृदा कहा और गेदरोइज ने सोलन चौक कहा, उसी प्रकार से क्षारीय मिट्टी को भी हिलगर्न ने नाम दिया है। क्षारीय मिट्टी को हिलगर्न ने नाम दिया था काली ऊसर मृदाएं, और गेदरोइज ने क्षारीय मृदाओं को नाम दिया था सोलन टज। वहीं पे गोदरेज ने लवणीय मृदाओं को नाम दिया था सोलन चौक, और क्षारीय मृदाओं का नाम दिया है सोलन टज। कंपेयर कर सकते हैं आप ऊपर वाले लवणीय मृदाओं से। वे मृदाएं जिनकी विद्युत चालकता या EC 4 डेसीसाइमन से कम होती है, और ऊपर वाले में हमने पढ़ा था अधिक होती है। इसका अंतर थोड़ा 2-3 बार आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि वे मृदाएं जिनकी विद्युत चालकता या EC 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से कम होती है, सोडियम विनिमय प्रतिशतता या ESP 15% से अधिक होती है, और pH मान 8.5 से अधिक होता है, वो क्षारीय मृदाएं कहलाती है। इन मृदाओं में सोडियम कार्बोनेट की अधिकता के कारण इन्हें सोडिक मृदाएं भी कहते हैं। क्षारीय मृदा में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसको सोडिक मृदाएं कहती हैं। और लवणीय मृदा में हमने पढ़ा था कि उसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। यह हो गया क्षारीय मृदाएं। अब हम पढ़ेंगे लवणीय क्षारीय मृदाएं। इनमें क्या होता है कि वे मृदाएं जिनकी EC या विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन से अधिक होती है, विनिमय सोडियम प्रतिशतता या ESP 15% से अधिक होती है, और pH 8.5 से अधिक होता है, वो लवणीय क्षारीय मृदाएं कहलाते हैं। इन तीनों को एक साथ समझने के लिए एक चार्ट की या टेबल की ज़रूरत है। इसके माध्यम से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं लवणीय क्षारीय एवं लवणीय क्षारीय मृदाओं के अंदर। समझते हैं इसको। लवण प्रभावित मृदाएं कौन कौन सी हैं? लवणीय मृदा है, क्षारीय मृदा है और लवणीय क्षारीय मृदा है। पहले हम इसकी विद्युत चालकता यानी EC पढ़ेंगे, उसके बाद विनिमय सोडियम प्रतिशतता यानी ESP पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका pH मान पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देते हैं लवणीय मृदा। लवणीय मृदा की विद्युत चालकता 4 से अधिक है, और इसकी EC 15% से कम है, और इसका pH मान 8.5 से कम है। इसी तरह क्षारीय मृदा की EC
4 से कम है, ESP 15% से अधिक है, pH मान 8.5 से अधिक है। लवणीय क्षारीय मृदा की EC यानी विद्युत चालकता 4 से अधिक है, ESP 15% से अधिक है और pH मान 8.5 से अधिक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 4 के आगे ऐसे मुंह खुला हुआ ऐसे है, ये निशान अगर 4 की इस साइड में है तो ये बड़ा है, बड़ा का निशान है, यानी 4 से अधिक है। और नीचे वाले में यहाँ पे देख सकते हैं मुंह इधर बंद किया हुआ है, तो ये 4 से कम है। इसको 2-3 बार समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। हमने इस वीडियो में पढ़ा था लवणीय मृदाएं। लवणीय मृदाएं किस क्षेत्र में पाई जाती है, कितने क्षेत्र हेक्टेयर में फैली हुई है, लवणीय मृदा बनने के कारण क्या है, और लवणीय मृदाओं का वर्गीकरण पढ़ा है। इसमें 3 भागों में बांटा गया है, लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा और लवणीय क्षारीय मृदा। अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि EC क्या है, कि विद्युत चालकता क्या है, ESP यानी विनिमय सोडियम प्रतिशतता क्या है। इन दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे हम कि अधिक लवणता के कारण पौधों पर किस प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और आगे ये पढ़ेंगे कि लवणीय प्रभावित मृदा या क्षारीय प्रभावित मृदा की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे, और आगे इन मृदाओं का सुधार भी पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।